मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला के अध्याय 4 का वाचन रोशनी की आवाज़ में। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर दिया। अब तक नैराश्य के संताप से उसने कर्तव्य पर ध्यान नहीं दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुख सेज पर ही सोने के लिए नहीं होते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतार नहीं सकती। उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहसी मूर्ति कमरे के द्वार पर खड़ी थी। वह अनिंद्य छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त सी हो गईं। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार पर लटका हुआ था। उस पर हमेशा एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक आहार खाने के बाद भी गालों की झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जड़ित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। पर उस आईने की ओर न देख सके। अपनी यह हीनावस्था उनके लिए सह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात तो न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उनकी यह अनुभव छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आँख फूट गई। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम भरने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं है। तुम आराम से रहोगे तो रुपये बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी को भी तो कोई ठुकराता नहीं। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आए तो उसका ना आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम हो रही थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगे तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वहीं खा रहा हूँ। मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते भी शर्माते थे। किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोता ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से नहीं कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था। उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियाँ प्रस्फुटित होती थीं। पत्नी सुलभ इच्छा अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूँ, उनसे क्यों नहीं पूछते? उन्हीं से पूछ लो क्यों नहीं मांगते। मेरे पास आते हैं तो धुतकार तो नहीं सकती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया।
लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की, सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तहान लेने लगे। यह जीवन में पहली अवसर था कि उन्होंने मनसाराम का या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत न थी। उन्हें इस विषयों को पढ़े लिखे हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी ओर आँख तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ न पढ़ते ही न थे। इसका समय ही न मिलता। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम ज़हीन था और उसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझ नहीं रहे थे, जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम चुटकियों में उड़ा दिया करता था। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन सके। देखना चाहते थे कि इसका कमज़ोर पहलू कहाँ है। यह देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है। वह यह देखना चाहते कि वह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती करते रहते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यूँ आवारा घूमना मुझे कभी गंवारा नहीं हो। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा और दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें। मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं है। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब से आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं है तो कल से न जाऊँगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी ही रुख पर जा रही हैं तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों हो कि खेलने के सिवा कहीं और घूमने नहीं जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनूं। वकील साहब, कोई हो, तुमसे उससे क्या मतलब? तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठी अपेक्षा नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैं इन्हें कहीं घूमते देखता हूँ तो मुंह न दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले? तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उनके घर की खपरेल फोड़ने लगो तो? मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने ही नहीं, कई आदमियों ने की है, और कई वजहों से की है। मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं? मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया है? क्या वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? वकील, कोई हो, उससे तुमको क्या मतलब? तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा अपेक्षा नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने आकर कोई कह दे कि मैं इन्हें कहीं घूमने देखता हूँ तो मुंह न दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसा क्या गरज पड़ा है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुम बैर मोल लो? तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कई वजहों से की है। मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास क्यों न करूं? मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? ऐसा मालूम होता है मानो वहाँ जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही हैं। आखिर क्या बात है? वहाँ तुम्हें क्या तकलीफ़ होगी? मनसाराम, छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यह बात कही तो इसका कारण पूछा, सो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुँह क्यों लटकाऊँ? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस, तकलीफ़ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे कह सकता हूँ, मैं कल से चला जाऊँगा। हाँ, अगर जगह न खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिससे मुझे वहाँ जाना भी न पड़े और इल्ज़ाम भी सिर पर न आए। बोले,
सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी? मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली है और वे बाहर किराए के मकान में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कटा गया है तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चल दिए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चला जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बताया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर मंत्र और कुछ नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मिणी से बोला, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मिणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूँ? कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मिणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसाराम, कहा, क्यों नहीं, मगर वह जब माने तब ना। रुक्मिणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है, वह बेचारी भूल से भी कभी नहीं कहती। कोई चीज़ मांगने जाता हूँ तुरंत उठा कर दे देती हैं। रुक्मिणी, तू यह क्रिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है, देख मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मिणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जाकर पहुँची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर जो हाथ लगा था। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब न देती थी। वह चाहती थी कि यह सिखावन की बातें कहे, जहाँ मैं भूलूँ वह सुधारे, सब कामों की देख रेख करती रहे। पर रुक्मिणी उनसे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी बैठिए। रुक्मिणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकाल कर अकेले रहना चाहती हो? निर्मला ने कतार भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी, मनसाराम को घर से निकाले देती हो, तिस पर कहती हो कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमने इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला, दीदी जी तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी आंखें फूट जाएं अगर उनके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मिणी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकाल कर स्कूल में रख देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बाका हुआ तो तुम जानोगी। वह कभी बाहर नहीं रहा, उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की, जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया है पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वहाँ किसे फिक्र है कि इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे हैं, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मिणी वहाँ से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी, उसके चले जाने पर फिर उसे कौन पढ़ाएगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब यह बात न मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बात करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ती थी। वकील साहब की छाती पर सांप लौट गया। त्योरियां बदलकर बोले, वे कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने तो कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ाने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज तो नहीं हो रहा? तो जाओ। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं आगे बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आ गया कि मैंने पहले ही क्यों नहीं इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा धजा नहीं रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थी। अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि के समझाया कि इस अवसर पर क्रोध करने की जरूरत नहीं। कहीं इससे भाप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इनके मनोभाव को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होगा, लेकिन आवारा लड़का है,
अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल ही जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूँगा। कुछ ज़्यादा खर्च न होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही कि नहीं, या तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी न आएगा। निर्मला ने तुरंत इस का खंडन करते हुए कहा, नहीं, यह बात तो नहीं है। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन ज़रा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि इतने ध्यान से न पढ़ाएंगे। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूँछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब तो इन प्रश्नों का आशय न समझती थी, बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी लिखा देते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई है, धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ। तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली हो, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हो। बोले, मैं नहीं समझता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती हैं और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे, या उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ गया है। अगर अभी से रोकथाम न लगाई तो पीछे करते धरते न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूँगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी की कई हजार सालाना मेहनत ताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें बैठे ही छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुसफ़िल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी होती तो मनसाराम को जगह न मिल सकती, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों को प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील के रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता था जो लोभवश असंभव का संभव बना देते थे, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। समझे, कुछ शायद दे लेकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी, यह कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब ने कानों में इनकी भटनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों में शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुँह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला हुआ था। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए।